हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है वास्तविक संख्या। बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम बारी बारी से बच्चों क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो बच्चों, आपने एक रेखा खींची होगी ऐसे और आपने छोटी क्लासों में इस प्रकार तीर के निशान लगाकर यहां बच्चों आपने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा बच्चों 2, फिर लिखा 3, ऐसे आगे लिखा होगा। इधर बच्चों आपने लिखा -1, -2, -3। बच्चों इस रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या रेखा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस रेखा पे हम जिस भी बिंदु को अंकित करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे। जैसे बच्चों 0 और 1 के बीच में आता है 1/2। 1/2 को मैं बोल सकता हूं 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेखा के ऊपर भिन्न वाली संख्या, इस रेखा के ऊपर दशमलव वाली संख्या आ सकती है। ठीक है ना? ऐसे 2 के बाद में क्या आता है? 2 के बाद में आता है अपने पास में 2 सही 1/2। सही है? 2 के बाद में क्या आएगा? 2 सही 1/2। इसका मतलब बच्चों इस रेखा पे हम क्या लिख सकते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या लिख सकते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या लिख सकते हैं? साधारण भिन्न। और क्या लिख सकते हैं? दशमलव संख्या। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? दशमलव संख्या। अब एक बात और समझना, जैसे बच्चों मैं लिखता हूं पाई का मान क्या होता है? या तो 22/7 या बच्चों पाई का मान क्या होता है? 3.14। तो देखो 3 से बड़ा मतलब लगभग मैं यहां मान सकता हूं कि यहां जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? पाई की। तो बच्चों इस संख्या रेखा पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं? इस संख्या रेखा पे मैं पूर्णांक संख्या लिख सकता हूं, मैं पूर्ण संख्या लिख सकता हूं, मैं गिनती वाली संख्या लिख सकता हूं, मैं दशमलव वाली संख्या लिख सकता हूं, भिन्न वाली संख्याओं लिख सकता हूं, पाई लिख सकता हूं। तो बच्चों ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। बच्चों एक बात और बताऊं, वास्तविक संख्याओं के अलावा हमारे पास में एक संख्या और होती है और उसका नाम क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या नाम है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है थोड़ा सा समझेंगे। अगर बच्चों आपके पास में अंडूट है और अंडूट के अंदर माइनस का चिन्ह है, अगर आपके पास में अंडूट है और अंडूट के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने 1 लिखा, जैसे मैंने 1 को 12 बना दिया, मैंने 1 को 124 बना दिया, तो बच्चों ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्या होती है। लेकिन क्या अंडूट के बाहर माइनस का चिन्ह है और फिर मैंने यहां 2 लिखा, क्या ये काल्पनिक संख्या है? तब आपका जवाब क्या आना चाहिए? ये काल्पनिक संख्या नहीं है। ये काल्पनिक संख्या नहीं है, तो ये क्या है? ये बच्चों वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। बोलो बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब 2 वैल्यू और लेते हैं। एक वैल्यू है √2 जिसका मान होता है 1.414। एक वैल्यू होती है √3 और जिसका मान होता है 1.732। अब देखो दोनों ही मान बच्चों 1 से बड़े हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां लगभग कौन आएगा? √2। और मैं बोल सकता हूं कि लगभग यहां कौन आएगा? यहां आएगा √3। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस रेखा पर मैं क्या क्या लिख सकता हूं? इस रेखा पर मैंने गिनती वाली संख्या लिखी, माइनस वाली संख्या लिखी, दशमलव वाली लिखी, भिन्न वाली लिखी, मैंने इस पे पाई लिखा, मैंने इस पे मिश्रित भिन्न लिखी, मैंने इस पे अंडरूट वाली संख्या लिखी। तो बच्चों ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक। सिवाय किसके? सिवाय इसके। इनके अलावा जितनी भी संख्या हम पढ़ते हैं सब की सब क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। समझे इस बात को? समझे? काल्पनिक में इतना याद रखना है कि अंडरूट आएगा उसमें माइनस आएगा। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों ये अपन पढ़ेंगे किस में? अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर किस में? चैप्टर नंबर 4 में। ये हम किस में पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जहां
थोड़े से मात्रा के लिए, लेकिन बच्चों जिक्र जरूर होगा और वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम जब सिलेबस में है तो वास्तविक संख्याओं के हिसाब से बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन काल्पनिक है? निम्न में से कौन काल्पनिक है? अब बच्चों आपको ऑप्शन दे सकता है, यह भी हो सकता है निम्न में से कौन काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है, या वास्तविक नहीं है। ऑप्शन दे सकता है माइनस का √2, दूसरा ऑप्शन दे सकता है √-2, तीसरा आपको ऑप्शन दे सकता है √2 और चौथा ऑप्शन दे सकता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? सर क्या पूछा है? पूछा है काल्पनिक। क्या पूछा है? काल्पनिक। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? बी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा काल्पनिक का मतलब ही क्या है, √ के अंदर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों यहां? बोलो किसी को दिक्कत? हाँ नहीं है ना? नहीं है ना? दिक्कत होने भी नहीं देंगे बच्चों, पुष्पराज झुकेगा नहीं, है ना? तो देखो फिर आगे क्या नाम है? आगे नाम है बच्चों परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हिस्सा किसका है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अपने पास में जो वास्तविक संख्या होती हैं इसके बच्चों 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है परिमेय और बच्चों दूसरा होता है अपरिमेय। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। इनको जानेंगे और बच्चों पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा तथा P/Q क्या है बच्चों? पूर्णांक है। P और Q क्या है बच्चों? पूर्णांक। Q का मान बच्चों कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब P है वो 0 हो सकता है। P क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, जानेंगे बच्चों कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि बच्चों पूरे के पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय और अपरिमेय, तो इनको जानना बहुत ही जरूरी है। देखो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होगा। P और Q क्या है? पूर्णांक। देखो जैसे बच्चों मैं यहां लिखता हूं 0, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि मैं 0 के नीचे लगाऊंगा 1 तो भी मान क्या होगा? 0 ही होगा। और इसने कहा कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां बच्चों क्यों 0 नहीं है? P 0 हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि 0 परिमेय संख्या है। दूसरा है बच्चों मान लो 1/2, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको तो P/Q के रूप में हमने लिखा। मैं लिखता हूं बच्चों 2, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 2/1। मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पे 22/7, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है बच्चों? परिमेय। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है बच्चों आपके सामने, एक तो है क्या? 0 और एक क्या है बच्चों? 22/7। ये 2 इंपोर्टेंट हैं, इनको तो बच्चों आप लोग याद रखोगे तभी काम चलेगा। ठीक है, 0 और 22/7 दोनों की दोनों कैसी हैं? परिमेय संख्या है। याद रखना बच्चों, अगर याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आपको हवा नहीं लगेगी, आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो बच्चों याद रखेंगे, है ना? समझे इस बात को? अब थोड़ा सा बच्चों मैं जिक्र करता हूं किसका? जिक्र करता हूं अपरिमेय का। अपरिमेय परिमेय की उल्टी है। कैसे? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप
के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। सर ये कौन सी संख्याएं हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? तो बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास में क्या? पाई। सर कंफ्यूज कर रहे हो, पागल बना रहे हो सर आप हमको? क्यों पागल नहीं बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। पाई क्या है? पाई बच्चों अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या 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 22/7 क्या है बच्चों? परिमेय है। याद रखना, कान खोलकर, दिमाग खोलकर बच्चों, आंख खोलकर जो भी आपसे होता है सारा का सारा डाटा दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि बच्चों ये क्या है? ये परिमेय है, और बच्चों ये क्या है? ये आपके पास में अपरिमेय है। क्यों है? अगर बच्चों ये दोनों एक ही होती, समझना ध्यान से, अगर पाई का मान 22/7 हमेशा होता, सर हमेशा ही होता है, इसका क्या मतलब है? हमेशा होता है, हमेशा होता है, हम तो पाई का मान 22/7 ही लेते हैं। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो बच्चों। जिस क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 होता है उसमें आपकी क्या किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं कि क्या लिख दें बच्चों? 22/7। क्या समझे? जिस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 लेना है, इसका मतलब वहां हम 22/7 कभी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पाई का मान हमेशा 22/7 नहीं हो सकता। समझे? अब आ जाओ थोड़ा सा, देखो बच्चों होता क्या है थोड़ा सा समझना। पाई के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा। पाई के बारे में बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सिस्टम है। ऐसा देखो, अगर मैं पाई के मान की बात करूं तो पाई का मान होता है 3.14 1625 79 84 32। इस प्रकार है बच्चों, इस प्रकार क्या होता है बच्चों? पाई का मान होता है। ठीक है। और अगर मैं 22/7 की बात करूं तो अगर बच्चों मैं 22 में 7 का भाग दूंगा तो देखना क्या रिजल्ट आएगा। देखो 22 में 7 का भाग दूंगा तो 7 ये क्या हो गया? 21। बचेगा कितना? 1, उतारेंगे 0, क्या आ जाएगा बच्चों? दशमलव। 7 एकम कितना हो गया? 7। बचेगा कितना? 3, उतारेंगे 0, 7 चौके कितने हो गए? 28। बचेगा क्या बच्चों? 2, उतारेंगे 0, तो 7 दूनी कितना होगा? 14। बचेगा कितना बच्चों? 6, उतारेंगे 0, तो 7 8 कितना होगा? 56। उसके बाद में और देखते हैं, बचेगा कितना? 4, उतारेंगे 0, तो क्या आएगा बच्चों? हमारे पास आएगा 7 पंजे 35। बचेगा कितना? 5, उतारेंगे 0, तो क्या आएगा? 7 7 49। अब बच्चों हमारे पास में बचा क्या? 1, उतारा 0, 7 एकम 7। अब बचेगा कितना? 3, उतारेंगे 0, 7 चौक 28। सर ये क्या हो रहा है? ये बच्चों कुछ नहीं हो रहा। अब देखो 1 आ गया, 1 के बाद में क्या आ गया? 4, फिर क्या आ गया? 2, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7। तो बच्चों यहां क्या हो रही है? यहां बच्चों अंकों की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। और जहां अंकों की आवर्ती होती है वो संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय। वो संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है बच्चों परिमेय। अंकों की आवर्ती होगी वो संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। लेकिन यहां बच्चों कभी भी अंकों की आवर्ती नहीं होती है तो यह संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, एक मैं और एग्जांपल देता हूं और उससे समझने का प्रयास करना कि कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या है। देखो अगर मेरे पास में n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, कोई संख्या है, तब अंडर रूट n की दो कंडीशन बनेगी। अंडर रूट n की क्या बनेगी बच्चों? दो कंडीशन। एक तो यदि n पूर्ण वर्ग है, n क्या है? पूर्ण वर्ग है। दूसरी यदि n पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बच्चों आप फिर कंफ्यूज हो गए पूर्ण वर्ग क्या है। जैसे मैं लिखता हूं अंडर रूट 4,
तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, और इसका मान कितना होता है 2। मैं लिखता हूं √9, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, और इसका मान कितना होता है 3। ठीक है, तो या तो ऐसी होंगी या फिर क्या होंगी बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यदि पूर्ण वर्ग है, फॉर एग्जाम्पल √4 बराबर क्या होगा 2, √16 बराबर क्या होगा 4, √9 बराबर क्या होगा 3। तो बच्चों ये क्या है, ये है बच्चों परिमेय। ये क्या है, परिमेय। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी हैं बच्चों अपरिमेय। ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक कंडीशन और याद रखना, यदि √n की दो कंडीशन बनती है कि n पूर्ण वर्ग है और बच्चों n अपूर्ण वर्ग है। अगर n पूर्ण वर्ग है इसका मतलब क्या होंगी, परिमेय, और यदि n पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होंगी, अपरिमेय। ठीक है, अब बच्चों में थोड़ा सा आपको बेसिक जो था मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि आपको याद क्या रखना है। पहली बात, आपको एक चीज तो ये याद रखनी है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे काल्पनिक। इसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक। इसके अलावा सभी, इसके अलावा सभी क्या हैं, सभी हैं वास्तविक। एक पॉइंट तो बच्चों आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, यदि √n, यदि √n पूर्ण वर्ग नहीं है, ये मान लो यदि n पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि n पूर्ण वर्ग नहीं है तब √n क्या होगी, √n अपरिमेय संख्या होगी। √n क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है बच्चों, तीसरी बात है कि पाई बराबर क्या है, अपरिमेय। पाई बराबर क्या है, अपरिमेय, जबकि पाई का मान, और पाई का मान कितना, 22/7 क्या है, परिमेय। ठीक है, चौथी बात यह क्या याद रखनी है कि 0 परिमेय है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ये लो बच्चों, ये 4 बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चों अ सदा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोबारा देख लो, अंडरूट का अंदर माइनस काल्पनिक। ठीक है, अंडरूट के अंदर माइनस काल्पनिक, उसके बाद में पूर्ण वर्ग नहीं तो क्या होगी, अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय, और 22/7 क्या है, परिमेय। 0 भी क्या है, परिमेय। ये 4 बातें बच्चों आपको 1 नंबर दे सकती हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम आगे। जल्दी लिखो रे बच्चों। वैसे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो आगे क्या है, आगे है बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा देखो कैसे दिमाग में अपन जोड़ देंगे और क्या लिखेंगे। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास में मान लो भाज्य संख्या है 12, इसको मैं लिखूंगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो मैं किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। 2 छिके कितने होते हैं, 12।
फिर मैं 2 का भाग दूंगा, 2 तिये 6, फिर मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 1। बस यही क्या है, यही बच्चों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। इसको मैं लिखूंगा 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2। ये लिखा ना, किस क्रम में आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यही क्या है, यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी याद कर लेना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास में एक नाम आ रहा है और वो नाम है बच्चों एचसीएफ का, और दूसरा नाम है बच्चों एलसीएम का। एचसीएफ का दूसरा नाम है बच्चों जीसीडी। पहले जानेंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है बच्चों, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा सार्वय, सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं मैं से। क्या बोलते हैं, मैं से। ठीक है, जानेंगे क्या होता है एलसीएम। समझ लो बच्चों, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है, इसका लिख देता हूं मैं, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है सार्वय, और फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है ना, वही बात है, सबसे बड़ा गुणनखंड वही बात है। या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा सार्वभाजक, वही क्या होता है, वही होता है अपने पास में मस, सबसे बड़ा सार्वभाजक। ठीक, इसको समझो। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कहने का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। कॉमन आ रहा ना, कॉमन का मतलब सार्व होता है, तो सबसे छोटा सार्वगुणज। ये क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज। बच्चों ये मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया है या एचसीएफ पूछा गया है। तो इसके लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है, हम एक जानेंगे, एक एग्जाम्पल से जानेंगे, और उसके बाद में बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में एक नंबर है 10 और एक है मेरे पास में 15, इनका मुझे एलसीएम निकालना है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो बच्चों देखो 10 का पाड़ी में 10, 10 दूनी कितने होते हैं 20, और 10 तिये कितने होते हैं 30, 10 चौके 40। यहां देखो 15 एकम 15 और 15 दूनी क्या हो गया 30। क्या 30 इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है, आ रहा है ना। तो बच्चों इन दोनों का लैसा कितना है, इन दोनों का लैसा 30 है, इन दोनों का लैसा कितना है 30। अगर बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का लैसा कितना होगा, या इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। समझ गए इस बात को, अरे बोलो समझ गए इस बात को। अब इसको देखना, 10 में किस किस का भाग जाता है, 10 में भाग जाता है 1 का, 2 का और किसका 5 का। सही है क्या। ऐसे ही 15 में किस किस का भाग जाता है, तो 1 का, 3 का, 5 का और 15 का, और यहां किसका जाता है 10 का। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन कौन है, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इन दोनों का एचसीएफ 5 है। ठीक है, एक बार बच्चों मैं इतना ही आपको समझाऊंगा, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या 140। बच्चों जब भी अभाज्य गुणनखंड का जिक्र आएगा तो आपके पास में यह लाइन तैयार होनी चाहिए। पहली संख्या क्या है 140। क्या
क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले भाग देने का प्रयास करेंगे 2 का। सबसे पहले भाग देने का प्रयास करेंगे किसका, 2 का। और 2 का भाग इस संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा वो कौन निर्धारित करेगा, ये लास्ट वाला अंक। अगर लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो बच्चों उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 0 आ गया तो 2 का भाग जाएगा 100%। तो 2 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 7 14, कितना आ गया 70। फिर 0 आ गया, 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 2 5, 2 3 6 बचेगा 1 और 2 5 10। अब बच्चों इनमें से कोई अंक नहीं है, इसका मतलब अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। बात करते हैं 3 की। 3 का भाग का मतलब है बच्चों जो भी आपके पास संख्या है उसके अंकों का जोड़, अंका को जोड़ और उसमें बच्चों 3 का भाग जाता है तो संख्या में जाएगा। कैसे, यहां अंकों का योग है 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो बच्चों इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा तो 4 का देंगे क्या, 4 का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, अभाज्य, और 4 क्या है बच्चों, भाज्य। 4 कैसी संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, तब 4 का भाग नहीं देंगे। तो किसका देंगे, 5 का। 5 7 35, अब 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये लो, इसने कहा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने पहली संख्या को व्यक्त कर दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिख लिया, हाँ लिख लिया बच्चों। ध्यान, ध्यान बोर्ड पे है ना, वो गाना सुना ना, तेरा ध्यान किधर है बच्चों, बोर्ड इधर है ना, तो ध्यान कहां होना चाहिए, ध्यान आपका होना चाहिए किस पे, बोर्ड पे। अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या अपने पास में 156, 156, लास्ट का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 7 कितने होते हैं बच्चों, 14, बचेगा कितना, 1, 1 और 6 कितने बन गए, 7 नहीं 16, 1 बचा है, 6 उतारेंगे तो क्या होगा 16, और 2 8 कितने होते हैं 16। अब भाग देंगे बच्चों 2 का, 2 3 6, बचेगा 1, 8 उतारेंगे 18, 2 9 18। अब बच्चों क्या 2 का भाग जाएगा, तो क्या 2 का भाग यहां नहीं जाएगा, तो किसका भाग जाएगा, देखो 9 और 3 कितने हो गए 12, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब किसका भाग जाएगा, अब बच्चों 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का ही भाग जाएगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बोलो किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं है, तो हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगले क्वेश्चन को देखें, इतने में आप लोग उतारो जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगली संख्या क्या है, अगली संख्या हमारे पास में है 156। क्या है 156, 156 तो कर लेना। अब अगली संख्या है बच्चों 3825, 3825। बोलो बच्चों लास्ट अक्षर क्या है, लास्ट अक्षर है 5, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखें तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, और 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 में 3 का भाग जाता ना तो इसमें भी जाएगा, है ना, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बचेगा 0, अगला अक्षर है 8, तो 3 दूनी 6, बचेंगे कितने बच्चों 2 हो गए, 2 बचेंगे, 2 उतार लिए 22, 3 7 21, बचेगा कितना 1, 3 का भाग देंगे, 3 5 15, गया ना। दोबारा जोड़ो, दोबारा जोड़ के देखो बच्चों तो क्या हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 कितने 15, 15 में 3 का भाग जाता ना, जाता ना, को देना 5 3 3 3, ऐसे भाग नहीं देना बच्चों। आप 10वीं क्लास में हो, छोटे बच्चों की तरह भाग मत देना। तो क्या लिखेंगे, हम भाग देंगे 3 का, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 कितना हो गया 15। अब देखो
5 और 2 7, 7 और 4 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाग देंगे। 5 8 कितने हो गए 40, बचेंगे 2, हो गए 25, 5 5 कितने हो गए बच्चों 25। अगेन 5 का भाग 2, तो 5 एकम 5, बच गए 3, और 5 7 कितने हो गए 35। 17 में 17 का भाग ही जाएगा, तो क्या आएगा 1। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। दिक्कत बोलो। नहीं सर थे बताओ मारा दिक्कत हुआ है, इससे तो कोई बात ही कौन थे बताते और दिक्कत हो जा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। लिखो फिर मेरे बच्चों, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो रे। फिर लेते हैं अपन अगली संख्या। अरे डरा रहा क्या, वो बोलता है ना थप्पड़ की मारूंगा भेड़ा हो जाएगा, है ना। हाँ डरना नहीं, हो गया। देखो फिर बच्चों बढ़ते हैं संख्या नंबर 4 पे। बच्चों डिजिटल बोर्ड आने के बाद में बहुत काम क्या हो गया, आसान हो गया। देखो कैसे चलते हैं बोर्ड भी, और कैसे कैसे इसका डस्टर भी काम करता है, और जैसे जैसे ये बच्चों एक मान लेते हैं एक निर्जीव वस्तु है, ये भी काम कर रही है, ये भी आपको क्या दे रही है, जीवन दान दे रही है ना। तो देखो अगली संख्या है 5005। किसका भाग देंगे सर, किसका दें, 5 का ही दे दें, क्योंकि 3 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, तो 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 0 2 0, 5 एकम 5। अब किसका भाग देंगे, अब तो अब किसका भाग दें। अब न तो 1 का जाएगा, न 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, 1 का तो जाएगा, है ना। 1 का देना नहीं है बच्चों। 1 का भाग क्यों नहीं देते हैं, चलो क्वेश्चन मेरा, 1 का भाग क्यों नहीं देते हैं। देखो बच्चों 1 का भाग क्यों नहीं देते हैं, यहां क्या पूछा है, अभाज्य, और 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है और न ही क्या है बच्चों, अभाज्य 1। इसलिए हम 1 का भाग नहीं देते हैं, हम भाग देते हैं 2 से। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी बच्चों क्या हैं, अभाज्य। ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं, तभी हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, तभी 2 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का देखें। 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, 0 हो जाएगा। हाँ 7 का जाएगा बच्चों। देखो 7 एकम 7, 3 बच गए, 0 हो गया, तो 30 में 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 1 उतारेंगे 21, और 7 21। अब किसका भाग जाएगा, अब इसमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में किसका देंगे बच्चों, 11 का। तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना, बचेगा कितना बच्चों, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 33 हो गया, तो 11 3 33। अब किसका भाग जाएगा, 13 का, कितना आएगा 1। तो क्या लिखेंगे, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, जल्दी नोट करो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर, देखो पहले क्वेश्चन की बच्चों अंतिम संख्या क्या है, 7429। क्या संख्या सही लिखी गई है, तो एक बार किताब में जरूर देखेंगे बच्चों कि संख्या सही है। अगर संख्या सही है तो बढ़ेंगे आगे। सही है बच्चों, 7429। इसमें बच्चों सबसे पहले 2 का भाग देंगे, लेकिन लास्ट का अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखें तो 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 4 15, और 15 7 कितने होते हैं, 15 7 होते हैं 22। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाग किसका जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। इसमें आगे बच्चों हम भाग देते हैं किसका, 5 का, लेकिन अंतिम अंक क्या है 9। थोड़े से बच्चों नियम समझ लो। देखो 2 का भाग जाएगा कब, जब 0 2 4 6 8 हो। 3 का भाग कब जाएगा, जब अंकों का जोड़
और उसमें किसका भाग जाए, 3 का। ठीक है, फिर 5 का भाग किस में जाएगा, जब 0 और 5 हो, कौन, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट। ठीक है, फिर 7 का भाग किस में जाएगा, 7 का भाग जाएगा बच्चों जब अंतिम अक्षर को 2 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम अक्षर को, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर घटाएंगे। देखो कैसे, जैसे मेरे पास में संख्या है 343, इसका अंतिम अक्षर क्या है, 3 है, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 6, और जब मैं इसमें से 6 घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 28, और 28 में 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। उसके बाद में बच्चों 8 का हमें देखना नहीं है, 9 का नहीं देखना, 10 का नहीं देखना, 11 का देखना है। 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब ये है बच्चों, जैसे हमारे पास में संख्या है 1 2 1 2 1, यह संख्या है, हम पहली संख्या, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या इनको बच्चों जोड़ेंगे तो 1 1 1 कितना हो गया, 3, और यहां 2 और 2 कितना हो गया, 4, इनको घटाएंगे। अगर हमारे पास में 0 आता है, यहां तो -1 आएगा, अगर 0 आता है या 11 के पहाड़े में से कोई संख्या आती है तो उसमें 11 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करें। तो ये हो गया बच्चों 9 और 4 13, और ये हो गया 7 और 2 9, तो इसमें नहीं होगा। फिर 11 के बाद में 13 का, 11 के बाद में 13 देखते हैं कि 13 का भाग किसमें जाएगा। 13 के लिए क्या होगा, यदि हमारे पास में लास्ट अंक और उसको हम 4 से गुणा करें और फिर बच्चों उसमें जोड़ें तो क्या होगा, अगर कोई संख्या हमारे पास में 13 से विभाजित होती है तो बच्चों उसकी ये कंडीशन बनेगी, उसकी ये कंडीशन बनेगी। कैसे, कैसे बच्चों, जैसे मान लो 13 में ही 13 का भाग जाता है तो इसके अंतिम अक्षर को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 गुणा 3 12, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 13, तो 13 का भाग जाएगा। ठीक है, तो किसका भाग जाएगा बच्चों, 13 का भाग जाएगा। अब बात करते हैं आगे 17 की। पहले इसमें चेक कर लें कि इसमें 13 का भाग जाता है या नहीं जाता है, फिर आगे हम 17 के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 7 4 2 9, 9 को गुणा करेंगे 4 से तो 9 चौक हो गए 36, जोड़ दो तो आएगा 6 और 2 8, 4 और 3 7, और ये आ जाएगा 7। 8 को गुणा करो 4 से तो 8 चौक कितने हो गए, 32, जोड़ो तो ये हो गया 9 और ये हो गया जस्ट। 9 को गुणा करो बच्चों 4 से तो 9 चौक 36, और इसमें जोड़ो तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। क्या 46 में 13 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाता। ठीक है, इतने नियम बच्चों याद कर लेना, और उसके बाद में आप लोग ट्राई करेंगे कि उसमें उसके बाद में हमारे पास में जो संख्या आती है वो 17 आती है। हालांकि 17 का भी नियम है, 21 का भी, सॉरी 23 का भी नियम है, सारे नियम हैं, लेकिन इतने नियम आपसे याद नहीं होंगे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें 17 का भाग देके टेक कर लेंगे। 17 का भाग देंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ सकता है, 7 4 2 9, भाग देंगे 17 का तो 17 चौके कितने हो गए, 68। फिर देखो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, आगे उतारेंगे 2, 17 का भाग देंगे, 17 कितने होते हैं, 51, एक बच गए ये 9, 17 7 कितने होते हैं, 119। तो 17 का भाग देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 119। सही है, 17 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 437 आएगा ना, 119 बार भाग जाएगा और आएगा क्या, 437। अब किसका भाग देंगे, अब बच्चों इसमें वापस 17 का भाग दो, 17 दूनी 34, 34 और 10 होते हैं 44, 9 बच के 17 का भाग नहीं जाएगा, तो 17 के बाद में संख्या आती है 23, 23 का भाग दे दो, 23 से कम 23, 23 से कम 23 बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 207, तो 23 से कम 23 और 23 9 207, तो पहले बच्चों 19 का भाग दे दो। ठीक है, या ऐसे भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 19 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 1। तो क्या लिख दोगे, हम लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये लो। ठीक है बच्चों, देखो हर एक क्वेश्चन में या हर एक संख्या में बच्चों हमसे इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछेगा,
लेकिन जब छोटी संख्या पूछेगा तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए मैंने आपको कुछ नियम्स बताए हैं। वहां तक बच्चों उन नियमों को फॉलो करने का प्रयास करना, और उसके बाद में बच्चों वो नियम नहीं लगते हैं तब जाके आप इन संख्याओं पे आना। अब अगर मैं आपको नियम नहीं बताता तो आप लोग सबसे पहले इसमें 2 का भाग देके चेक करते हैं, फिर बच्चों आप इसमें 3 का भाग देके चेक करते हैं, फिर इसमें आप 4 का भाग देके चेक करते हैं, सॉरी 5 का भाग देके चेक करते हैं, ऐसे ही फिर 7 का देते हैं, फिर 11 का देते हैं और फिर 13 का देते हैं। तो आपका बच्चों समय ज्यादा खराब होता, तो मैंने यहां तक नियम बता दिए। अब बच्चों आपको 17, 19 और 23 इनका भाग देना ही है। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बच्चों पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। देखो क्या लिखेंगे, लिखना क्या है, देखो हल लिखेंगे बच्चों। पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एक संख्या है हमारे पास में 26 और एक संख्या हमारे पास में 91। 26 में मैं 2 का भाग दे सकता हूं, कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 में मैं 13 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो मैं क्या लिखूंगा, 26 बराबर 2 गुणा 13। यहां देखो 91 में भाग जाएगा 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 91 बराबर 7 गुणा 13। अब इन दोनों में कौन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 13। तो मैं क्या लिखूंगा, HCF बराबर कितना, 13। अब इस HCF को छोड़ दो, इस HCF को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो LCM बराबर क्या है, 2 गुणा 7 गुणा 13। ये क्या हो गया, LCM। अब क्या करेंगे, अब बच्चों जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM के बराबर होता है ना। देखो फिर जांच करें, करते हैं जांच। तो देखो 2 संख्या गुणनफल, और 2 संख्या हैं कौन सी, 2 संख्या अपने पास में 26 गुणा 91। इनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, इनका गुणनफल आना चाहिए बच्चों एलसीएम। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 2 गुणा 7 गुणा 13 और एचसीएफ कितना है 13। इनके बराबर आना चाहिए। गुणा करेंगे बच्चों, इन्हीं के बराबर आएगा, क्योंकि इन्हीं से तो हमने यह संख्या ली है। गुणा कर लो, 26 को मैं 1 से गुणा करूंगा, 26 से कम 26, हासिल हो गए कितने, हासिल कितने हो गए बच्चों 20। 26 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो 26 9 होते हैं अपने पास में 200, कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं, 26 9 234 होते हैं क्या, 234 होते हैं ना। और 234 और 20 कितने हो जाएंगे, 234 और 10 हो गए 244, 244 और 10 हो गए 254। सही किया, देखो ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, और ये आ गया कितना 14। तो 169 गुणा 14 क्या आ जाएगा, 9 चौका 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 4 एकम 4 और 2 6 गुणा 9 एकम 9, 6 एकम 6 और 1 एकम 1, क्या आ जाएगा 6। 9 और 7 हो गए कितने, 9 और 7 हो गए 16, और 6 और 6 हो गए 12 और 1 13, और 1 1 हो गए 2। यार हमने गलती कर दी क्या, देखो 9 चौक 36, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, 169, ये ठीक है। इसको देखो दोबारा, इसमें हमने गलती कर दी होगी। 26 से गुणा करना है किसको, 91 को। तो 26 एकम 26, 9 छिकी 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। अब देखो 6 और ये बन गया अपने पास में 6, ये 3 और ये 2, तो क्या आ रहा है 2 3 6 6, दोनों क्या होंगे बराबर। ठीक है, ये था बच्चों अपना क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इसमें, अरे दिक्कत है क्या, नहीं है ना। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। यह तो तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, इसी में बच्चों अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो संख्या है 510 और 92। क्या है संख्या? 510 और 92। और दूसरी संख्या क्या है? 92। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वहां से क्या निकालेंगे? वहां से एचसीएफ निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 25 दूनी 50, 2 का भाग देंगे 25 दूनी 50 और क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा 25 दूनी 50 और क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, सही है। अब किसका भाग जाएगा? तो ये हो गया 25 और 5 30। 30 में किसका भाग जाएगा? 3 का। सही है, सही क्या? देखो 5 5 10, 10 और 2 12, तो 3 का भाग जाएगा। 3 8 24 और बच गया 1 3 5 15। अब किसका भाग जाएगा? 8 और 5 13, 3 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 17। 17 में 17 का कितनी बार? 1 बार। तो क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8 और 2 छकी 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। फिर भाग किसका जाएगा? 23 का। सही है। तो मैं क्या लिखूंगा? 92 बराबर 2 गुणा कितना आएगा? 23। अब देखो, अब हमारे पास में एचसीएफ कितना है? हमारे पास में एचसीएफ कितना है? कॉमन क्या है इसमें? इसमें कॉमन है 2, तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 2। बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो, इनको घात के रूप में लिख लो, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 2 की घात कितनी है? 1। 3 की घात भी कितनी है? 1। 5 की घात भी कितनी है? 1। और 7 की घात भी कितनी है? 17 की घात भी कितनी है? 1। ऐसे इसको लिखो, 2 की घात कितनी है? 2। और 23 की घात कितनी है? 1। अब जो मिनिमम घात होगी, मतलब छोटी घात, लेकिन क्या हो? सार्व हो, कॉमन हो। छोटी घात लेकिन सार्व हो, वो क्या होगी? एचसीएफ। तो छोटी घात कौन सी है? 1, दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा? 2। एलसीएम में क्या आएगा? बड़ी घात लेकिन सार्व हो या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है सार्व हो या नहीं हो, लेकिन बड़ी घात आएगी। तो यहां 2 की बड़ी घात क्या है? 2 की बड़ी घात है अपने पास में, 2 की बड़ी घात क्या है? 2। 3 की बड़ी घात क्या है? 1। 5 की बड़ी घात क्या है? 1। 17 की बड़ी घात क्या है? 1। और 23 की बड़ी घात क्या है? 1। तो हमारे पास में एलसीएम कितना आ गया? हमारे पास में एलसीएम आ गया 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5, 7 और 23। ये हमारे पास में क्या आ गया? एलसीएम। अब इसकी करेंगे जांच। इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। और जांच कैसे करेंगे? अभी देखो, इसको लिखो जल्दी लिखो या स्क्रीनशॉट लो बच्चों। लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। इतने में इसको गुणा करता हूं। 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, और 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 छिकी 102, 1020 गुणा 23। 23 को 0 से गुणा करूंगा 0, 23 दूनी 46, 23 दूनी कितने हो गए? 46, और 23 एकम कितने हो गए? 23। कितना आ गया? 23,460। ठीक है। और एचसीएफ कितना है? 2। अब देखो, जांच करें। तो जांच में क्या लिखेंगे? जांच में लिखेंगे बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ।
ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल, संख्या कौन सी है 510 गुणा 92, और अपने पास में एलसीएम कितना है 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। इसको गुणा कर दो, तो 2 को 0 से 0, 6 को 2 से 6 दूनी 12, 4 को 2 से 4 दूनी 8 और 1 9, और 23 को 2 से 23 दूनी 46, ये आ गया। इसको गुणा कर लो, तो 510 को 92 से गुणा करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 92 एकम 92, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45 और 1 46, क्या आ रहा है 2 9 6 4, और यहां 0 थी तो यहां क्या आ जाएगा 0। तो दोनों के आंसर क्या आ गए बच्चों, सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। देखो फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन देखो, लिख लिया ना। देखो फिर तीसरा क्वेश्चन, संख्या क्या है, संख्या है हमारे पास में 336 और 54, 336 और क्या है 54। देखो ये है 336 और इसमें भाग देंगे बच्चों सबसे पहले किसका, 2 का। 2 एकम 2, बचेगा कितना 1, 13 हो गया, 2 6 12 और 2 8 कितने हो गए 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे 3 का, 3 7 21, 7 का भाग देंगे 1। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 54, 2 का भाग देंगे, 27 दूनी कितने होते हैं 54। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 नहीं, 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 का भाग देंगे 3 3 9 और 9 3 27, तो 3 का भाग देने पे क्या आएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि 336 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 4 बार, और 3 आ रहा है 1 बार, और 7 भी कितनी बार आ रहा है 1 बार। ऐसे ही किसको लिखेंगे 54 को, तो 54 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिखो। तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार। अब मैंने क्या कहा, आपको जब भी लिखना है एचसीएफ, क्या लिखना है एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे छोटी घात, लेकिन दोनों में आनी चाहिए। अब देखो छोटी घात कितनी है 1, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो क्या लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा छोटी घात कितनी है 3, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो 3 की घात 1, क्या आ जाएगा 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे बड़ी घात, इसमें बड़ी घात क्या है, 2 की तो बड़ी घात है 4, 3 की बड़ी घात है 3, और 7 की बड़ी घात क्या है 7। सही है, सही है ना, 2 की बड़ी घात 4, 3 की बड़ी घात 3 और 7 की बड़ी घात है 1। कर लो, सरल कर लो। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16। 3 की घात 3 का मतलब 3 3 9, 9 3 27, और गुणा करेंगे 7 से, करो गुणा 27 को 7 से और फिर 16 से, तो 27 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। सही है, इसको गुणा करेंगे 16 से, तो 9 6 54, 8 6 48, 48 और 5 हो गए बच्चों 53, और 6 एकम 6 और 5 11। अब देखो 9 एकम 9, 8 एकम 8 और 1 एकम 1,
तो यह आ जाएगा 4, 9 और 3 हो जाएगा 12, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 2 3, तो कितना आ गया 3024। बच्चों गुणा देख लेना, अगर हमने गलती नहीं की है तो आंसर कितना आ रहा है 3024। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जांच। कैसे लिखेंगे, अभी देखो आपके सामने क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, दो संख्या कौन सी है सर, कितनी बार कहना पड़ेगा, एक संख्या है 336 और दूसरी है 54। बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये कितना है 6, बराबर होना चाहिए 6 गुणा 3024। ये बोर्ड कहता है सर आप इधर आके मत लिखो, इधर आके लिखने से मेरे तकलीफ होती है, तो आप इधर से लिखो। चलो कोई बात नहीं, आपकी तकलीफ हम समझते हैं। ठीक है, तो गुणा करो बच्चों, इसको गुणा करो पहले, 336 को गुणा करो 54 से, 6 चौक हो गए 24, 4 तिये 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 4 तिये 12 और 12 और 1 कितना हो गया 13, 6 पंजो 30, 5 तिये 15, 15 और 3 कितने 18, 5 तिये 15 और 15 और 1 16, ये आ गया बच्चों 4, फिर 4, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये सही है, क्या रहा है 18144। इसको और देखो, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 6 को 2 से 12, 12 और 2 14, 6 को 3 से 18, ये लो दोनों क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं गुणनफल क्या होता है, मैं थोड़ा बोलूंगा, हाँ लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो या जल्दी लिखो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इतने मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूं, आज टेबल हिल रही है, स्टैंड तो नहीं हिलाना बच्चों, ओहो सर मजा आ रहा है, हाँ? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ के जाल में जाके वो फंसा, है ना, सुना है ना सबने, सबने सुना होगा बच्चों, क्योंकि हमारे से ज्यादा फोन रखता कौन है, बच्चे रखते हैं, और बच्चे फोन रखते हैं, तो ये गाना तो स्वाभाविक है, एक मोटा हाथी झूम के चला और मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। करेंगे आप, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। लो पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या क्या है बच्चों 21। सबसे पहले 2 का भाग, 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग, 2 तिये 6, फिर 3 का भाग 1। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका दोगे 3 का, 3 5 15, फिर 5 का भाग देंगे कितना आएगा 1। इसमें भाग देंगे 3 का, 3 7 21, 7 का भाग देंगे कितना आएगा 1। लिख दो सर। तो 12 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 12 को लिखूंगा मैं 2 की घात 2 गुणा 3, सही है। 15 को लिखूंगा 3 की घात 1 गुणा 5। 21 को लिखूंगा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब मैंने क्या कहा था, एचसीएफ का मतलब सभी में आना चाहिए, सभी में आना चाहिए, और घात कैसी होनी चाहिए छोटी, घात क्या होनी चाहिए छोटी, और सभी में आना चाहिए। सभी में क्या आ रहा है सर, इसमें 2, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है, और सबसे छोटी घात कितनी है 1। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3। छोटी क्या है बच्चों, छोटी है घात, घात क्या होनी चाहिए छोटी। तो एचसीएफ कितना हो गया 3। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब घात बड़ी और तीनों में आए या ना आए इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो घात होनी चाहिए क्या, बड़ी होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए बच्चों, बड़ी होनी चाहिए।
तो बड़ी घात देखो, यहां 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 की बड़ी घात है 2। 3 की बड़ी घात कितनी है, तो 3 की बड़ी घात है 1। और 5 की बड़ी घात कितनी है, तो 5 की बड़ी घात है 1। और 7 की बड़ी घात कितनी है, तो 7 की बड़ी घात भी कितनी है, 1। करें सरल। 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 4 को 3 से 12, 12 को 5 से 60, और 60 को 7 से कितना आएगा, देखो 4 को 3 से 12, 12 को 5 से 60, और 60 को 7 से 420। क्या पूछा था, एलसीएम और एचसीएफ, और ये दोनों हमने इस क्वेश्चन के आसानी से निकाल लिए। कोई दिक्कत है किसी को? बच्चों थोड़ा सा घात वाला इश्यू मत लेना। यहां देखो छोटी घात, घात क्या हो, छोटी, और सभी में आए, ये भी लिख देता हूं, सभी में आए, सभी का मन मोहे, तभी बच्चों क्या होगी, तभी अपने पास में एचसीएफ होगी। सभी के साथ इसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तभी क्या होगी, एचसीएफ। सभी में आए, सभी में आए, ठीक है, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, वरना एचसीएफ नहीं होगा। ये लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नाम तेरा लिखते हैं। तो फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, 17, 23 और 29 क्या है। 17 भी बच्चों अपने पास में अभाज्य संख्या है, 19 भी, सॉरी 23 भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है, और 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 17 में भाग किसका जाएगा, 17 का कितनी बार जाएगा, एक बार। 23 में भाग किसका जाएगा, 23 का कितनी बार जाएगा, एक बार। और 29 में भाग किसका जाएगा, 29 का कितनी बार जाएगा, एक बार। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, सर इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, और जिसमें कॉमन नहीं होता है इसका मतलब सबका मालिक क्या होता है बच्चों, एक। ठीक है, सबका मालिक एक, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। एलसीएम इसमें क्या आ रहा है, इसमें 17 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 29। तो इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, इन तीनों का गुणनफल होगा एलसीएम, और एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। सब में कॉमन नहीं होता, तो सब में कॉमन नहीं होता, इसका मतलब एचसीएफ कितना है, एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर कितना, 3, और क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले संख्या लेते हैं 8, किसका भाग जाएगा, सर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 2 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। अब किसका, अब बारी है 9 की, किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार, 3 बार। अब 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। अब किसकी बारी है, अब बारी है 25 की। 25 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 5 बार। और 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 बराबर 2 की घात कितना, 3। 9 बराबर 3 की घात कितना, 2। और 5 बराबर, सॉरी 25 बराबर 5 की घात कितना, 2। सर इसमें 2 की घात है, इसमें 3 की घात है, और इसमें 5 की घात है। कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इनको सरल करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, और 5 की घात 2 का मतलब 25। गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये था बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखेंगे। क्या किताब बनाई है, क्या कारीगरी है गणित वाले की, बहुत शानदार किताब बच्चों। एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ दे रखा है
एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, बराबर होता है बच्चों एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्या हमने ये पढ़ा, क्या हमने ये जाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो हमारे पास में दो संख्या ये है, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या हमारे पास में है 657। इनका बच्चों हमें दे रखा है एचसीएफ, तो लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 9। अब जब ये 9 गुणा में है, इधर आएगा तो कहां आएगा बच्चों भाग में, तो क्या लिखेंगे 306 गुणा 657 भाग कितना 9 और बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। 9 का भाग देंगे इस संख्या में, देखो 9 का भाग जाता है क्या, जाता है बच्चों, क्योंकि 6 और 3 हो गए ना, 9 का जाता है। तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 चौक 36, तो गुणा करो। 34 को गुणा करना है 657 से, 657 को किससे गुणा करना है 34 से, 7 चौक कितने हो गए 28, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 6 चौक 24, 24 और 2 26 गुणा 7 तिये 21, 5 तिये 15, 15 और 2 कितने होंगे 17 और 6 तिये 18, 18 और क्या हो जाएगा 19, जोड़ो तो ये आ जाएगा बच्चों 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12 और ये आ जाएगा 1 और 1 2, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ रहा है 22,338। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 22,338। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 22,338 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपकी परीक्षा में देखने को मिले। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े। देखो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे माना, माना n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, ये हमने मान लिया। अगर समाप्त होगी तो इसका मतलब या तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, या बच्चों हमारे पास में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। समझो तो क्या लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के होते हैं 2 गुणा 3, क्या होते हैं 2 गुणा 3। लेकिन जब बच्चों हम 2 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में 6 आता है, लेकिन हमारे पास में ना तो 10 ना 0 ऐसा कुछ नहीं आएगा। कैसे, अगर हमें बच्चों 0 चाहिए तो हमारे पास में एक तो होना चाहिए 2 और एक क्या होना चाहिए 5, तभी हमारे पास में 0 पॉसिबल है। या हमारे पास में 2 का गुणज होना चाहिए, जैसे 2 का गुणज हो गया 4 और हमारे पास में 5 का गुणज या 5 होना चाहिए, तभी 0 पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे यहां 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 या 5 का कोई गुणज नहीं है, 5 या 5 का कोई गुणज नहीं है। अतः n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्ति बच्चों कब होती, जब हमारे पास में यहां क्या था 2 के साथ में 5 या 5 का कोई गुण जाता, तभी किस पे समाप्त होती 0 पर समाप्त होती। जल्दी लिखो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं। सुन बाबा सुन यार के धन, देखो व्याख्या खींची है ना,
क्या लिखा है कि ये और ये क्या है, भाज्य संख्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 और जोड़ में भी कितना है बच्चों 13। इन संख्याओं में अगर मैं कॉमन लेता हूं 13 तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से 13 कॉमन आएगा तो आएगा 7 गुणा 11 और यहां से बचेगा बच्चों 1। अब जब संख्या हमने कॉमन ले ली, इसका मतलब जो भी हमारे पास में परिणाम आएगा उसमें किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। और 13 का भाग जाएगा तो यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। यह संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। ऐसे ही बच्चों इसकी बात करें तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। और 5 कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा तो यह संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। नॉर्मल बात थी, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें 13 का भाग जाएगा क्योंकि इसका एक गुणनखंड कितना है 13 और इसका एक गुणनखंड कितना है 5। ठीक है, तो ये भी भाज्य है और ये भी क्या है, भाज्य। ऐसा लिखो, ऐसा लिख दो बच्चों। इसमें क्या लिखोगे, इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है, 13 है। अतः यह है भाज्य संख्या है। अतः क्या है, भाज्य संख्या। बस इसमें भी ऐसे लिखना कि इसका एक गुणनखंड कितना है, इसका एक गुणनखंड 5 है, तब यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का समय लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी बच्चों आपके सामने चक्कर का क्वेश्चन आए, इसका मतलब आपको वहां क्या निकालना है, वहां आपको एलसीएम निकालना है। लिखोगे कैसे, लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, पूरा करने में लिया समय कितना हो जाएगा, 18 मिनट। तथा रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। लिया समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखो एक संख्या हमारे पास में क्या है 12 और एक संख्या हमारे पास में क्या है 18। ठीक है, तो 18 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो मेरे पास आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 3। 3 3 9, 9 2 18। क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की घात 1 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार। ऐसे ही अगर वो 12 की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 दूनी 4 और 4 3 12। कितना जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3। देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की बड़ी घात क्या है 2 और 3 की बड़ी घात भी कितनी है 2। 2 की 2 का घात मतलब 4 और 3 की घात 2 का मतलब 9
और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। कहने का मतलब 36 मिनट बाद वे दोबारा मिलेंगे। देखो बच्चों कैसे मिलेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में ये वर्ताकार पथ है और वो यहां से शुरू कर रहे हैं, तो 18 मिनट के दौरान सोनिया यहां वापस आ जाएगी। 18 मिनट के दौरान सोनिया वापस यहां आ जाएगी, ठीक है। लेकिन रवि 18 मिनट के दौरान लगभग यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो 12 मिनट में चक्कर पूरा करेगा, तो 6 मिनट में वो आगे दौड़ जाएगा। फिर दोबारा एक चक्कर पूरा होगा तो 18 मिनट के दौरान सोनिया यहां आ जाएगी और रवि दोबारा चक्कर पूरा करके लगभग यहां आ जाएगा। सही है। फिर तीसरा चक्कर जब रवि पूरा करेगा तो वो कहां पहुंचेगा, यहां, ठीक है। तो रवि कितने चक्कर करेगा, रवि चक्कर करेगा 3 और सोनिया चक्कर करेगी कितना, 2। सोनिया कितने चक्कर करेगी, 2। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, 18 का पहाड़ा बोलूं तो 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36, और 12 का पहाड़ा बोले तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन कितने हो गए 36। तो कहने का मतलब यहां इस पहाड़े के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि इसके द्वारा चक्कर कितने लगाए गए 3 और इसके द्वारा चक्कर कितने लगाए गए 2। यह था बच्चों आपके चैप्टर का अंतिम क्वेश्चंस। अब हम अगले टॉपिक में सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।